हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल में स्वागत है। चलिए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण साइंस का क्वेश्चन। मतलब उसको आप लोग को एक्सप्लेन किया जाएगा, जैसे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। और आयनन विभव, भेदन क्षमता, ये सब आप लोग को बता दिया गया था। ठीक है दोस्तों। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, जब दो हल्के नाभिक, देखिए क्या बोल रहा है, जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। नाभिकीय संलयन कहलाती है। मतलब कि जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा को एक विशाल राशि मुक्त होती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा को क्या होता है, एक विशाल राशि मुक्त होती है। अगला है दोस्तों, सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य और तारों का ऊर्जा स्रोत कैसा है, नाभिकीय संलयन ही है। सूर्य में नाभिकीय संलयन का स्रोत ईंधन यानी हाइड्रोजन है। सूर्य में नाभिकीय संलयन का स्रोत ईंधन यानी हाइड्रोजन है। सूर्य में नाभिकीय संलयन का उत्पाद यानी प्रोडक्ट हीलियम है। सूर्य और तारों की ऊर्जा का नाभिकीय स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। सूर्य में नाभिकीय संलयन का स्रोत ईंधन यानी हाइड्रोजन है। सूर्य में नाभिकीय संलयन का उत्पाद प्रोडक्ट यानी हीलियम है। बेथे के अनुसार सूर्य के अंदर कार्बन नाइट्रोजन चक्र चलता है। बेथे के अनुसार सूर्य के अंदर कार्बन नाइट्रोजन चक्र चलता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। जो हाइड्रोजन बम का जो निर्माण होता है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर क्या होता है, आधारित होता है। अब आ जाते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। जब एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिकों में निर्माण करता है। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है, जब दो हल्के नाभिक, देख लीजिए क्या है, जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जब एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिकों का निर्माण करता है और साथ में ऊर्जा की एक विशाल राशि मुक्त करता है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। जब एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिकों का निर्माण करता है और साथ में ऊर्जा की विशाल राशि मुक्त करता है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। परमाणु बम का निर्माण, नोट में दिया है, परमाणु बम का निर्माण अनियंत्रित विखंडन की अभिक्रिया पर किया जाता है। परमाणु बम का निर्माण अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर किया जाता है। परमाणु बम का निर्माण कहाँ किया जाता है, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर किया जाता है। पोखरण में 1974 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था। पोखरण में 1974 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था। क्या हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था पोखरण में 1974 में। याद रखेंगे दोस्तों, परमाणु बम बनाने में 92 U 238, 94 Pu प्लूटोनियम यानी यूरेनियम प्लूटोनियम की आवश्यकता होती है।
परमाणु बम बनाने में क्या आवश्यकता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम। यूरेनियम और प्लूटोनियम परमाणु बम बनाने में क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। भारत में 18 मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसे मुस्कुराते बुद्धा नाम दिया गया था। याद रखेंगे, भारत में 18 मई 1974 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसे मुस्कुराते बुद्धा नाम दिया गया। जिसे मुस्कुराते बुद्धा नाम दिया गया। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनर्नामकरण होमी जहांगीर भाभा ने सम्मान में किया था। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनर्नामकरण होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में किया गया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट दुनिया का पहला परमाणु बनाने का मिशन था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने का मिशन था। 1942 ईस्वी में ओपनहीमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का प्रमुख बनाया गया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का प्रमुख बनाया गया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट दुनिया का क्या था? पहला परमाणु बम बनाने का मिशन था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 1942 में क्या हुआ था? ओपनहीमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का प्रमुख बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर किया गया था। कब? 18 मई 1974। भारत में क्या हुआ था? अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974। एक क्वेश्चन बनता है, कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ में? जैसलमेर के पोखरण नामक स्थान पर किया था। पहला परमाणु बम लिटिल बॉय अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर तथा दूसरा बम फैट मैन अमेरिका द्वारा 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था। ये तो समझ में आ गया। भारत में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण नामक स्थान पर। और प्रथम परमाणु बम लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता था और अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा शहर पर तथा दूसरा परमाणु बम फैट मैन अमेरिका द्वारा 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था। कहाँ पर गिराया गया था? जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था। हिरोशिमा पर कौन गिराया गया था? यूरेनियम गिराया गया। नागासाकी पर प्लूटोनियम। याद रखेंगे, हिरोशिमा पर कौन? यूरेनियम और नागासाकी पर प्लूटोनियम गिराया गया था। अगला है न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम देखते हैं, न्यूट्रॉन बम क्या होता है। लगभग 20 वर्षों के परीक्षण तथा प्रयोग के उपरांत अमेरिका ने सन 1977 ईस्वी में इस बम का निर्माण किया था। सन 1977 ईस्वी में इस बम का निर्माण किया था। इस बम द्वारा जीवों तथा मनुष्य का नाश हो जाता है। जो ये बम था न्यूट्रॉन बम, इस बम के द्वारा जीवों तथा मनुष्यों का नाश हो जाता है, लेकिन इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इमारतों को क्या होता था? कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। हाइड्रोजन बम की अपेक्षा 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा, जो हाइड्रोजन बम है परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना, मतलब 1000 गुना ये क्या है? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। यूरेनियम 92U-238 यह चांदी जैसा सफ़ेद होता है। कैसा होता है? चांदी जैसा सफ़ेद होता है। इसका अयस्क पिच ब्लेंड है। क्या है? पिच ब्लेंड है। इसमें दोस्तों 92U चांदी जैसा सफ़ेद होता है। इसका अयस्क पिच ब्लेंड है। इसमें 9-238U यानी यूरेनियम प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक पाया जाता है। 35U विखंडनीय है। इसका उपयोग नाभिक ईंधन के रूप में तथा इसका उपयोग नाभिकीय सलाइन बमों को बनाने में किया जाता है। मतलब इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? नाभिकीय ईंधन के रूप में तथा इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन बमों को
बनाने में किया जाता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर गिराए गए बम 92U-235 और PU-239 से बने थे। किससे बने थे? 92U-235 हिरोशिमा पर यूरेनियम गिराया गया था, यूरेनियम वाला बम, और नागासाकी पर प्लूटोनियम वाला। ठीक है दोस्तों, जापान की हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर। खोजकर्ता एनरिको फर्मी। खोजकर्ता क्या है? एनरिको फर्मी। इसका निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर किया जाता है। इसका निर्माण कहाँ किया जाता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु पावर स्टेशन। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु पावर स्टेशन। ठीक है दोस्तों, प्रथम परमाणु रिएक्टर एनरिको फर्मी की देख रेख में सन 1942 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। प्रथम परमाणु रिएक्टर एनरिको फर्मी के देख रेख में सन 1942 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत के कुछ परमाणु रिएक्टर देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है। महाराष्ट्र यानी तारापुर सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र। कर्नाटक यानी क्या हो जाएगा? कैगा। उत्तर प्रदेश या नरौरा। गुजरात ककरापरा में है। राजस्थान कोटा तथा रावतभाटा। और तमिलनाडु कलपक्कम में है। कुंडकुलम तमिलनाडु में है। ट्राम्बे यानी महाराष्ट्र। परमाणु रिएक्टर में भाग लेने वाले कारक यानी कोर। परमाणु का कोर यू का बना होता है। जो कोर बना होता है यू का बना होता है। मंदक एवं विमंदक यानी भारी जल D2O ग्रेफाइट आदि मंदक का कार्य करता है। मंदक का मुख्य कार्य न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना है। मंदक का मुख्य कार्य न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना है। सबसे अच्छा मंदक भारी जल D2O गुरु जल होता है। सबसे अच्छा मंदक क्या होती है? भारी जल यानी D2O होता है। उसी को गुरु जल भी कहते हैं। जब मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है तो उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर भी कहा जाता है। जब मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है तो उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर भी कहा जाता है। और जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है तो उसे पाइल रिएक्टर कहा जाता है। एक बार और समझाते हैं। जब मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है तो उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर भी कहा जाता है। और जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है तो उसे पाइल रिएक्टर भी कहा जाता है। बोरॉन तथा कैडमियम की छड़ नियंत्रित छड़ कहलाती है। बोरॉन तथा कैडमियम की छड़ नियंत्रित छड़ कहलाती है। यह एन की गति को कम कर देता है। बोरॉन तथा कैडमियम की छड़ नियंत्रित छड़ कहलाती है और यह एन यानी न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। जर्कोनियम एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। याद रखेंगे, जर्कोनियम एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। इसमें न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने का गुण पाया जाता है। इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने का गुण पाया जाता है। अतः किसी भी नाभिकीय रिएक्टर में जर्कोनियम अवश्य प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जर्कोनियम क्या होता है? ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में क्या होता है? जलता है। ठीक है दोस्तों, जर्कोनियम। देखते हैं आगे शीतलक क्या होता है दोस्तों। शीतलक सोडियम तथा पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु को शीतक का कार्य करता है। सोडियम तथा पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु शीतक का कार्य करता है। अच्छे शीतलक में न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने की क्षमता कम होती है। अच्छे शीतलक में न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने की क्षमता कम होती है। अच्छे शीतलक में न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने की क्षमता दोस्तों क्या होती है? कम होती है। अगला है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।
एक MU बराबर क्या होता है 931 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा 1.4896 गुणे 10⁻⁻10 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा 1.6 गुणे 10⁻⁻13 जूल। 1.6 गुणे 10⁻⁻13 जूल। फास्फोरस 32 समस्थानिक का चिकित्सा उपयोग रक्त विकार तथा ल्यूकीमिया के उपचार में करते हैं। फास्फोरस 32 समस्थानिक का चिकित्सकीय उपयोग रक्त विकार तथा ल्यूकीमिया के उपचार में करते हैं। चर्म रोगों के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप रेडियो फास्फोरस है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप और रेडियो फास्फोरस है। ठीक है दोस्तों, इतना ही रहने देते हैं और आगे लास्ट पार्ट 3 रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक